नमस्कार, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। एक सेकंड। ओके डन। तो कैसे मन रहे हैं फेस्टिवल्स? छुट्टियाँ होंगी, जो बच्चे कॉलेज गोइंग हैं या पीएचडी वाले हैं और बाकी बच्चों की तो छुट्टियाँ कभी नहीं होती हैं। काफ़ी सारा काम है, काफ़ी सारे एंगेजमेंट्स हैं इस बीच में आप लोग के भी। कुछ मैसेज भी मुझे आ रहे थे कि मैम इस बीच में छुट्टी कर दीजिए। देखो छुट्टी होगी, 1 दिन की। दशहरा वाले दिन बस छुट्टी होगी, ठीक है? बाकी दिन तो क्लास चलेगी और आपको भी क्या ही करना है, जब भी आपका टाइम मिले, आप उस दिन बैठ करके देख लो। रेगुलर देख लो, 2-3 वीडियो साथ देख लीजिएगा, ठीक है? तो आपको ये छूट है, लेकिन वैसे छुट्टी नहीं मिल रही है, क्लासेस चलेगी, ठीक है? चलें। हमने लास्ट क्लास में सिद्ध साहित्य तक पढ़ लिया था, 84 सिद्धों का नाम दे दिया है। सभी सिद्धों का नाम नहीं याद करना है। कुछ प्रचलित सिद्ध जो हैं वो उनका नाम बस याद कर लीजिए, देख लीजिए। बाकी सब बस आप मैंने लिस्ट आप लोग को इसलिए दे दिया ना कि याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये हैं। ऐसा कुछ नाम आया तो बस आप कंफ्यूज ना हो। कुछ जैसे मैंने कहा था कि ये लक्ष्मी करा और मणिभद्रा, कर्णखल्पा, ये सब जो है महिलाएं हैं, ठीक है? तो उन लोगों का नाम कम से कम आप याद रखेंगे। हो सकता है कभी आ जाए। बाकी के जितने प्रचलित नाम हैं शुरू के वो सारे नाम तो याद सबको रहते ही हैं, जिनकी रचनाएँ मिल रही हैं ऑलरेडी। ठीक? अब हम आते हैं नाथ साहित्य पर, ठीक है? तो नाथ कौन है? नाथ जो है वो सिद्धों से कोई बहुत अलग नहीं है। जो जो मेन वे है कह सकते हैं, जो जड़ है, जो साधना का मेन शुरुआत है, वो सिद्धों का भी बौद्ध धर्म से है, नाथों का भी बौद्ध धर्म से है। यहाँ हम देखते हैं कि सिद्धों की साध 1 मिनट इसको थोड़ा मैं थिक कर लूँ। हुँ, हुँ, ठीक है। सिद्धों की साधना की प्रतिक्रिया के रूप में नाथ पंथियों की हठ योगी साधना आरंभ हुई। सिद्धों के ही जो वाम मार्ग थी, जो भोग प्रधान था साधना जो उस समय हो रही थी, ठीक है? हम जान रहे थे कि सिद्धों में बहुत सारे मिश्रण आ चुका था। जैसे पंचमकार की पूरी परिभाषा ही चेंज कर दी थी और कहीं न कहीं वो प्रॉपर गृहस्थ हो तरह का सब कुछ चल रहा था जी। तो उसके ही प्रतिक्रिया के स्वरूप में ये आपके नाथ पंथ और उसकी हठ योगी साधना आती है। ठीक? हुँ। तो इसलिए नाथ पंथ को सिद्ध साहित्य की या सिद्ध पंथ की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक? इस पंथ को चलाने वाले पहले जो थे मत्स्येंद्र नाथ जिनको मच्छंदर नाथ नाम से जानते हैं। सिख नाथों के पहले गुरु जो है वो मच्छंदर नाथ ही माने जाते हैं। जो मच्छंदर नाथ थे जो नाथ संप्रदाय को लेकर के आते हैं और गोरखनाथ जो हैं वो इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है? तो जो इनकी वज्रयान की जो सहज साधना है वो नाथ संप्रदाय के रूप में ही पल्लवित हुई है, ये भी हम कह सकते हैं। जो वज्रयानी रहे हैं बौद्ध धर्म के, उन्हीं की सहज साधना जो वो नाथों के यहाँ देखी जाती है। ठीक है? नाथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। ठीक है? आचार्य द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय ये सभी नाम प्रसिद्ध हैं। मतलब नाथों को इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है?
यदि आप कहीं अवधूत मत, ये अक्सर प्रश्न पूछता है, अवधूत मंद कौन है? इन्हें एक और कनफटा योगीज भी कहते हैं। ठीक है, कनफटा योगीज भी इनको कहते हैं। नाथों की जो संख्या है वह 9 मानी गई। सिद्ध क्या थे? 84 थे। और नाथ क्या है? 9, जिसमें प्रथम नागार्जुन और आखिरी मलयार्जुन है। हम सभी 9 नाथों का नाम अभी पढ़ेंगे, या मैं अभी बता देती हूँ आपको 9 नाथ कौन कौन से हैं। अ, यहाँ लिखते हैं, एक मिनट, जगह देखो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देती हूँ, यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो 9 नाथ कौन कौन है? एक तो मिलते हैं गोरक्ष सिद्धांत में। सिद्धांत में जो नाम मिलते हैं, सबसे पहले नागार्जुन। ठीक है, दूसरे हैं जड़ भरत। तीसरे हैं हरिश्चंद्र। ठीक, चौथे हैं सत्यनाथ। पांचवे हैं भीमनाथ। छठवें हैं गोरक्षनाथ, या गोरखनाथ भी इनको कहते हैं। सातवें नंबर पे है चरपटनाथ, इनको चरपटिया भी कहते हैं। आठवें नंबर पे है जलंधर नाथ। ठीक, और 9वें नंबर पे हैं आपके मलयार्जुन। ठीक, ये मलयार्जुन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, ये 9 है, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन। ये किसके अकॉर्डिंग है? गोरक्ष सिद्धांत में यह 9 नाम मिलते हैं नाथों के। ठीक है, एक अन्य नाम मिलता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कौन कौन से हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ, फाइनल नोट्स में ये ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं राम कुमार वर्मा के अनुसार। खिचड़ी छिट गई यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, टाइम वेस्ट किया। हाँ, तो अब हम आते हैं राम कुमार वर्मा जी के हिसाब से। ठीक, इनके हिसाब से पहले हैं आपके आदिनाथ। आदिनाथ भगवान शिव को ये मानते हैं, कहते हैं वो पहले नाथ हैं। दूसरे हैं मत्स्येंद्र नाथ, या मच्छंदर नाथ भी कहते हैं। ठीक, तीसरे हैं आपके गोरखनाथ। चौथे हैं गाहिड़ी नाथ, गाहिड़ी, गाहिड़ी नाथ। ठीक, पांचवे हैं चरपटनाथ। छठवें हैं आपके चौरंगी नाथ। सातवें हैं ज्वालेंद्र नाथ।
ज्वालेंद्र नाथ। आठवें हैं भर्तृनाथ। और नौवे हैं गोपी चंद नाथ, या गोपी चंद भी केवल नाम मिलता है इनका, गोपी चंद नाथ। ये जो नाम है आपके रामकुमार वर्मा के हिसाब से ये नवनाथ है। ठीक है, तो हो सकता है पूछे कुछ नाम जो है अलग है, जैसे आदिनाथ हो गया, गाहड़ीनाथ हो गया, ज्वालेनाथ, भरतीनाथ, ये सब नाम जो अलग है, चरपटनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, ये सब जो नाम है वो दोनों में ही कॉमन है। ठीक, हो सकता है कि इन्हीं का नाम परिवर्तित हो, कहीं अलग नाम से मिल रहे हो, कहीं अलग नाम से मिल रहे हो क्योंकि उस समय के जो भी विद्वान या लेखक रहे हैं ना, वो अलग अलग नामों से भी लिख रहे थे, और साक्ष्य हमारे पास जितना है हम उसी के हिसाब से ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो नौ नाथ आपके नाथों की संख्या में मिलते हैं। चलिए आते हैं कौन कौन नाथ जो हैं जो प्रसिद्ध हैं आपके हिंदी साहित्य की भी दृष्टि से। पहले आते हैं गोरखनाथ पे। गोरखनाथ अ, बड़े कवि, श्रेष्ठ कवि, नाथ संप्रदाय को स्थापित करने का बड़ा था इनका योगदान। ये मत्स्येंद्र नाथ, मच्छंदर नाथ के शिष्य कहे जाते हैं। ठीक है, मच्छंदर नाथ इनसे वरिष्ठ हैं और ये उनके शिष्य कहे जाते हैं। समय एक दिन का है, समय क्या होना चाहिए इसको लिए भी बड़ा विवाद है। हम जानते हैं कि पीताम्बरनाथ बड़थवाल ने 11वीं सदी कहा है, ये मैंने प्रश्न में भी सॉल्व कराया था कल के। और साथ में इनको हजार प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी का मानते हैं। इस तरह से कुछ अलग अलग विवाद हैं, कोई 8वीं सदी का मानता है। इस तरह के अलग विवाद इनके समय के हिसाब से हैं। ठीक है, कि कौन होना चाहिए। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने कहा है, ये बात आप याद रखें। यह नाथ साहित्य के आरंभ करता है, मत्स्यनाथ के शिष्य है। ठीक है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, बड़थवाल सॉरी, ये मैं यहाँ क्लियर करके लिखूं। बड़थवाल ने उनकी 14 रचनाएं मानी है। पीताम्बरनाथ बड़थवाल का बड़ा काम है इन पर, आपके गोरखनाथ पर। और पीताम्बरनाथ बड़थवाल ने ही उनकी रचनाओं को गोरखमानी नाम से संकलित करवाया है। ठीक, ये बा है और ये नी है, गोरख वाणी नाम से संकलित करवाया है। और कौन सी 14 रचनाएं जो हैं ये मानते हैं वो कौन कौन से हैं? सबदी, प्राण संकली, आत्मबोध, नरवय बोध, शिष्यादर्शन, 15 तिथि, सप्तवार, रोमावली, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा, ज्ञान चौतीसा, आंती, ये सभी जो है ये इनकी गोरखनाथ की रचनाएं इनके नाम से ही मिलती हैं। ठीक, अगले आते हैं हम मत्स्येंद्र नाथ पे। ठीक, मत्स्येंद्र नाथ यह जाति के मछुआ एवं असम के निवासी हैं। मत्स्येंद्र नाथ जो जाति से मछुआ थे, और अब हमने पढ़ा यह गोरखनाथ इनके ही शिष्य थे। ठीक है, इन्हें मीननाथ, मीणानाथ या मीनपाल नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक तो मत्स्येंद्र नाथ, मच्छंदर नाथ, मीननाथ, मीणानाथ और मीनपाल नाम से भी इनको जानते हैं। इनकी 4 प्रमुख पुस्तकें हैं, कौल ज्ञान निर्णय, अकूल वीर तंत्र, कुलानंद और ज्ञान कारिका। इंपॉर्टेंट है, जिसमें से प्रथम दो जो है वो परीक्षाओं में भी अधिक पूछी गई है। इनकी रचना जो है वो मैक्सिमम जो थी वो उलटबासी, हठ योगी, इस तरह की रचना इनकी ज्यादा हुआ करती थी। जो कह सकते हैं जो नाथ संप्रदाय का जो हट है वो इसकी शुरुआत जो है वो उन्होंने ही करी थी, मत्स्येंद्र नाथ से ही करी थी। ठीक है, अब आते हैं कुछ शब्द से उलटबाजी, हठ योगी, कनफटा योगी, काफिर बोध जैसे शब्द जो है वो इन्हीं के में पाए जाते हैं, नाथों में पाए जाते हैं। अब इनके अलावा चौरंगी नाथ पे आते हैं। चौरंगी नाथ
गोरखनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत के नाम से भी प्रसिद्ध थे। चौरंगीनाथ हमने पढ़ा था ना जब हम रामकुमार वर्मा के विभाजन को नाम लिस्ट को देख रहे थे। देखो यहाँ पे गोरक्ष सिद्धांत वाला नाम जो है वो मैंने डाल दिया है। यहाँ रामकुमार वर्मा भी होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं नोट्स पहले से डाल दूंगी, या अभी आप नोट्स बना रहे हैं तो ये लिख दीजिएगा यहाँ पे। अभी मैंने नाम बताया था, सभी नाम आप देख करके, ठीक है, यहाँ लिख दें ऐसे संख्या बना करके। मैं भी लिखूंगी तो वापस से टाइम उतना ही किल होगा, इससे अच्छा है कि आप उसको आराम से लिख लें। थोड़ा वीडियो बैक कर लीजिएगा और पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपके नाम। ठीक है, अब हम आते हैं अगली कड़ी जो है अमीर खुसरो। ठीक है, अब आते हैं हम अमीर खुसरो पर। आदिकाल में अगर हिंदी साहित्य की बात की जाए तो ठीक ठाक रूप से या स्पष्ट रूप से अमीर खुसरो ही ऐसे कवि हैं जो हिंदी आदिकाल को हिंदी भाषा से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक, इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। ठीक, प्रारंभ में इनका जो बचपन इनका नाम अबुल हसन था, बाद में इनको अमीर की उपाधि मिलती है, तो से ये अमीर खुसरो इनका नाम हो जाता है। ये निजामुद्दीन औलिया सूफी जो संत हैं उनके बहुत बड़े शिष्य थे। इनके पिता सैफुद्दीन थे। इनका जन्म 1254 में एटा में हुआ था। ठीक, उत्तर प्रदेश एटा में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है, खुसरो ने दिल्ली के अमीर खुसरो ने दिल्ली के 11 सुल्तानों का उत्थान और पतन देखा था। एकमात्र ऐसे कवि हैं कह सकते हैं जो इन्होंने इन 11 सुल्तानों के साथ कार्य किया। सुल्तान जो भी आए, सत्ता शासन जो भी परिवर्तित हो, लेकिन वो खुसरो जरूर उनके साथ रहा करते थे। इन सुल्तान जो जिस वंश में रहे थे उसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। अब देख लो जहां शुरू होता है ना गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश से दिल्ली सल्तनत जो है वो की सत्ता जो है वो शुरू होती है। गुलाम वंश में रहे, फिर उसके बाद खिलजी वंश आता है, उसमें भी रहे, उसके बाद तुगलक वंश आता है। वहां तक इन्होंने दिल्ली में सुल्तानों को देखा है। अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को राजकवि की उपाधि दी। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो कि खिलजी वंश के थे, उन्होंने इन्हें राजकवि की उपाधि प्रदान करी थी। खुसरो ने 8 वर्ष में ही अपना गुरु निजामुद्दीन औलिया को मान लिया था। जो चिश्ती संप्रदाय के हैं निजामुद्दीन औलिया, 8 साल के ही जब से थे खुसरो, तब से इन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया था। ठीक, खुसरो की कुछ प्रमुख रचनाएं जो फेमस है वह है खालिक बारी। यह एक शब्दकोश है। ठीक है, उर्दू और फारसी का शब्दकोश है। इसके अलावा खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, गजल, दो सुखने आदि बड़े प्रसिद्ध हैं। इनकी फारसी की कुछ रचनाएं जैसे नूर सिपहर, सिरीन खुसरो और मसनवी, ये भी बहुत फेमस है। खुसरो हिंदी साहित्य में ही नहीं संगीत में भी बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। संगीत में तराना जो होता है, जो तन दे रे ना ऐसे शब्दों से मिलकर के बनाता है तराना, इसका भी आविष्कार खुसरो ने ही किया था। खुसरो बहुत प्रतिभाशाली बहुव्यक्तित्व के धनी रहे हैं और इनसे प्रश्न घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है। इन्हें ही तोता ए हिंद कहते हैं। ठीक, कहीं कहीं ये शब्द तूतिए हिंद भी होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं को ही तूतिए हिंद कहा है। ठीक, खुसरो ने स्वयं को तूतिए हिंद कहा, इसलिए इनको बाद में चल करके धीरे धीरे खिलजी द्वारा जो है वो तोताए हिंद की उपाधि मिलती है। ठीक, इसके अलावा इनको अवधि का प्रथम कवि कहा गया, कवियों का राजकुमार कहा गया। ऐसे कई सारी उपाधि जो है वो अमीर खुसरो को मिलती है। अमीर खुसरो की कई सारी पहेलियां मुकरियां जो है वो सीधे सीधे पूछ ली जाती है। ठीक, हाँ, इनकी रचनाओं की बात करते। जो फारसी रचना है जो हमने अभी पढ़ा, नूर सिपहर, सिरीन खुशनवो, मसनवी, अशुभ, मजनू लैला, हस्त बिहस्त, ये सारे किसमें है? फारसी में है। ये ध्यान रखेंगे। इनकी रचना नूर सिपहर कई बार परीक्षा में पूछी भी गई है। ठीक है, तो ये याद रहे कि ये रचना फारसी में हो सकता है। अब जो
नया प्रश्न बनाना हो तो अब ये पूछ ले कि कौन सी इनकी रचना फारसी में थी। ठीक। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। खड़ी बोली के स्पष्ट रूप से प्रथम प्रयोक्ता जो हैं वह अमीर खुसरो के हैं ही मिल होते हैं। अमीर खुसरो की कई ऐसी पंक्तियां भी हैं जो आ, फारसी और खड़ी बोली दोनों मिश्रित है। जैसे जिहाल मिस्की मुकुल तगाफुल बनाए बत्तियां दुराए दुराए नैना बनाए बत्तियां, इस तरह की जो पंक्तियां है ना, वो एक पंक्ति जो है फारसी में, एक पंक्ति हिंदी में, इस तरह की पंक्ति भी मिलती है। तो दो भाषाओं को लेकर के कविता लिखना भी इन्होंने शुरू किया था। जिस और इनकी जो मुकरियां हैं, पहेलियां हैं, इसमें तो स्पष्ट रूप से आपका जो हिंदी का खड़ी बोली का प्रयोग जो है वहां दिखाई पड़ता है। ठीक। संगीत में ये भी है, संगीत में कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार, सितार के जन्मदाता भी आपके अमीर खुसरो ही हैं। जो कि अमीर खुसरो आपके सिलेबस में है, इस तरह के इसलिए इस तरह के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी दिल्ली की 11 संतानों का राजो देखा। पहलिया मुकरिया उक्ति वैचित्र की प्रधानता इनमें मिलती है। प्रथम प्रश्न इनकी खाली बारी, पहलिया मुकरिया, दो सुखने और गजल है। कुछ लिस्ट मैं दे दूंगी आप लोग को नोट्स के साथ ही, जिसमें अमीर खुसरो की कुछ प्रमुख पंक्तियां, इनफैक्ट आदि काल में ही जो प्रमुख पंक्तियां हैं, कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, जो चर्चित हैं, उन सभी की पूरी लिस्ट में आपको इसके बाद जब पूरी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं आपको नोट्स में दे दूंगी। ठीक है, जिससे आपको सारी पंक्तियां एक जगह कंठस्थ करने में सुविधा मिलेगी। पहले मैंने सोचा था कि जब मैं पढ़ाते जाऊं आपको सिद्ध तो सिद्धों की पंक्तियां उसमें डाल दूं, तो उससे क्या हो जाता है ना, जब हम पंक्ति तुरंत तुरंत तो याद नहीं करते, पंक्तियों को याद करने के लिए सारी पंक्तियां हमें एक साथ रहती हैं, तो हमें याद करने में ज्यादा सुविधा मिलती है। उसमें कोड बना करके करते रह जाते हैं। तो हम उस सारी पंक्तियों को एक जगह आपको दे देंगे। ठीक है, ये हो गया खुसरो। खुसरो की भी बड़ी सारी जो पंक्तियां फेमस है, उनकी कुछ पहेलियां फेमस है जो परीक्षा में आई है, परीक्षा उपयोगी है, वो सभी आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम विद्यापति पे। विद्यापति और उनकी पदावली, ये आपके सिलेबस में है। जो विद्यापति, इनके गुरु का नाम पंडित हरिमिश्र था। और 1360 के लगभग इनका आविर्भाव माना जाता है और 1450 तक इनकी मृत्यु। ये जो पूरा काल समय है वह विद्यापति का समय है। पंडित हरिमिश्र के शिष्य थे। दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और वहीं के निवासी थे। ये 14वीं सदी के रचनाकार है, लगभग ये जो सदी है इनकी। विद्यापति का निवास स्थान बिहार प्रांत दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में था। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ठीक। इनकी भाषा की दृष्टि से इन्होंने संस्कृत, अवहट, मैथिली में काव्य रचनाएं करी थी। मतलब तीनों ही भाषाओं में प्रकांड पंडित रहे हैं ये ज्ञानी, और तीनों ही भाषाओं में इन्होंने रचनाएं करी हैं। ठीक है, पहले आते हैं हम इनकी संस्कृत की रचनाओं पे, जिसमें कई इसमें गंगा वाक्यावली और दुर्गा भक्त रंगड़ी, सर्वस भक्तसार आदि रचनाएं करी। भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गया पत्तलक, वर्ण कृत्य, ये सभी रचनाएं जो हैं इनकी संस्कृत में है। ठीक है, उसके बाद आता है कीर्ति लता, जो कि ये भृंग भृंगी संवाद के रूप में बड़ी प्रसिद्ध है। इसमें कीर्ति सिंह जो है वह उनकी शौर्य का वर्णन है। कीर्ति सिंह कौन है? महाराजा शिव सिंह के पुत्र हैं, और महाराजा शिव सिंह जो है वो विद्यापति के आश्रयदाता रहे हैं। ठीक है, इनके ही पुत्र है कीर्ति सिंह। तो इन्हीं की जो की वीरता का वर्णन है वह कीर्ति लता में है। और अगला रचना है कीर्ति पता का, जिसमें शिव सिंह की वीरता का वर्णन है, जो कि अवहट्ट भाषा में है। कीर्ति लता और कीर्ति पता का ये किस में है? अवहट्ट भाषा में है। और जो इनकी बाकी रचनाएं हैं वह संस्कृत भाषा में है। एक और आप समझ ले, अवहट्ट गोरक्ष विजय जो इनकी रचना है, इसमें हमने वह जो है गद्य पद्य युक्त ग्रंथ है, जिसका गद्य भाग संस्कृत में है और पद्य भाग मैथिल में है। ये इंपॉर्टेंट रचना है गोरक्ष विजय, जिसका जो गद्य पद्य दोनों में है, जो संस्कृत और मैथिल दोनों भाषा में लिखी रही है। गद्य भाग जो है वो संस्कृत में है, पद्य भाग जो है मैथिल में। मैथिल के श्रेष्ठ कवि रहे हैं। इनकी जो पदावली मिलती है,
जो सबसे ज्यादा इनकी प्रसिद्धि का आधार यही पदावली ही है। ये पदावली ही किस भाषा में है? मैथिल भाषा में है। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है, कोकिल नाम से भी इन्हें जानते हैं, प्रसिद्ध है। विद्यापति कई मामलों में बड़े विवादित रहे हैं, क्योंकि इनकी रचनाओं में प्रेम भी है, श्रृंगार भी है, भक्ति भी है। तो कई बार ये हो जाता है कि विद्यापति प्रेम है, श्रृंगारिक कवि हैं या भक्ति कवि हैं। हालांकि रचनाओं का जो विषय है या केंद्र है वह इन्होंने श्री कृष्ण को बनाया है, लेकिन अब ये उसमें लगने लगता है कि इनकी जो श्री कृष्ण की श्रृंगारिकता है ये बहुत ज्यादा श्रृंगारिक हो गई है। तो क्या वह केवल अपने भावों को उद्गार के लिए, कविता के उद्गार के लिए श्री कृष्ण को एज ए विषय यूज कर में वो रचना रची जा रही है, इसलिए इन पे श्रृंगारिक होने का आरोप ज्यादा लगता है। ठीक है, आज के प्रश्न में मैंने एक कथन पढ़ा था रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक, कहते हैं जितना विवाद विद्यापति के शैव, ये शैव है, विद्यापति ने शिव की भी स्तुति करी है और वैष्णव की भी, विष्णु की भी स्तुति करी है। इसलिए कहा जाता है, कभी कभी ये भी एक बहस का प्रश्न उठता है कि विद्यापति शैव है या वैष्णव है। तो वही यहाँ पे दिख रहा है स्पष्ट कि जितना विवाद विद्यापति के शैव या वैष्णव होने में है, उतना ही विवाद श्रृंगारी या भक्त होने में या रहस्यवादी होने में है। अलग अलग विद्वानों ने अलग मत दिया है, जिसमें ग्रियर्सन विद्यापति को रहस्यवादी मानते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री इन्हें श्रृंगारिक मानते हैं। श्याम सुंदर दास और बाबू ब्रिज नंदन दास सहाय, हजार प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भक्त कवि कहा है। ठीक, बच्चन सिंह इन्हें जातीय कवि कहते हैं। तो सभी ने विद्यापति के बारे में अपने जो विचार रखे हैं, इसको एक बार समझ ले। वापस से, विद्यापति को रहस्यवादी माना किसने? माना ग्रियर्सन ने। इन्हें श्रृंगारी कौन कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, मतलब तीनों राम जो है वह इनको श्रृंगारिक मानते हैं। साथ में हर प्रसाद शास्त्री भी इनको श्रृंगारिक मानते हैं। उसके अलावा अलावा भक्त कवि कौन कौन मानता है इन्हें? श्याम सुंदर दास, ब्रजनंदन सहाय और हजार प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भक्त कवि माना है। बच्चन सिंह इन्हें जातीय कवि कहते हैं। ठीक, विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी थे। शिव सिंह के और इनके पुत्र जो है कीर्ति सिंह, उनके दरबार थे, आश्रय में रहते। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने, निराला ने इनकी पदावली को, केवल पदावली को, इन्हें समझता नहीं, इनकी पदावली को श्रृंगारिक पदों की मादकता को देखते हुए इन्हें नागिन की लहर कहा है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि उस समय जब ये विद्यापति एक तो आदिकाल के, प्राचीन काल के कवि है और श्री कृष्ण की परंपरा के जो है पहले कवि है, महाकवि चैतन्य की परंपरा को फॉलो करते हुए। विद्यापति की जो कीर्ति लता है की रचना, वो भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखी गई है। अलग से पूछ लेता है कौन सी रचना है जो भृंग भृंगी संवाद में लिखी गई है, और आपका होमवर्क यह है कि आप नोट करके रखोगी कौन सी रचना है जो शुका-शुकी संवाद में लिखी गई। ठीक, इनकी पदावली या गोरक्ष विजय दोनों मैथिल में लिखी गई है। गोरक्ष विजय हमने अभी पढ़ा। गोरक्ष विजय की जो गद्य है वो संस्कृत में है और पद जो है वो मैथिल भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले भाग पे। आदिकाल में जो गद्य साहित्य लिखा गया। ठीक, क्या क्या गद्य साहित्य लिखा गया आदिकाल में? कुवलय माला उद्योतन सूरी का यह प्रारंभ गद्य का, कह सकते हैं गद्य का आरंभिक ग्रंथ माना जाता है। कुवलयमाला उद्योतन सूरी का। राउलवेल एक और समय की रचना है। राउलवेल एक जो कि एक शिलांकृत कृति है। यह गद्य पद्य में मिश्रित चंपू काव्य है। ये सब प्रश्न पूछता है। मिश्रित चंपू काव्य, शिलांकृत कृति, और इस कृति के रचयिता रोडा नामक कवि माने जाते हैं। एक और यह है, ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से जरूर लिख लें, अलग पेन से। मतलब हिंदी में नखशिख वर्णन की परंपरा इसी से प्रारंभ होती है।
आगे चल के जो रीतिकाल की एक खास विशेषता बन जाएगी। परंपरा की शुरुआत यहीं से होती है। अगला है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण महाराजा गोविंद चंद्रकर के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इसकी रचना करी। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, इसमें गद्य पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। अगला है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर इसके रचनाकार हैं ज्योति रिश्वर ठाकुर। यह एक शब्दकोश है। अब हमने एक ट्रिक्स बनाई थी, जो बनाई थी वो ये थी कि हम रारो, उदा, वर्ण ज्योति, ठीक है, ये सब गद्य के हैं, गद्य साहित्य के हैं। रारो मतलब राउल वेल, रोडा, ये हो गया, एक जोड़ा हो गया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर जो है उसके रचनाकार, फिर ये वर्ण रत्नाकर और ज्योतिरिश्वर ठाकुर। तो इस तरह का कोड बना लिया था जिससे याद करने में और सुगमता हो जाए। ठीक। आते हैं कुछ लौकिक साहित्य की जो रचनाएं उस समय हुई थी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत रचनाएं थी। ढोला मारूरा रूहा, ठीक है, इसकी रचना है कल्लोल कवि, कहीं कहीं कुशलाभ में मिलता है। ठीक है, इसमें ढोला, मारवाड़ी और मालवाड़ी तीन की कहानी है। और इनकी कहानी है, अभी हमने परसों ही इस पे एक प्रश्न सॉल्व किया था जिसमें मैंने वहां पे एक बार समझाया है। ठीक है, 11वीं शताब्दी की रचना है, एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। यह मूलतः दोहा छंद में रचित है। कौन सी रचना? ढोला मारूरा दोहा। इसकी रचनाकार कल्लोल कवि भी मिलता है, कहीं कहीं कुशलाभ में भी मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने तो केवल कल्लोल कवि लिखा था। अगला है वसंत विलास। ठीक है, 13वीं शती में रचित एक महत्वपूर्ण काव्य है। रचनाकार इनके कहीं स्पष्ट मिलते हैं, कहीं कहीं मुनि कवि जो है वो नाम मिलता है। ठीक है, ठीक है, ये सब कुछ प्रमुख रचना एवं रचनाकार हैं। इसके अलावा हम कुछ और प्रमुख रचनाओं पर बात कर लेते हैं जिसपे प्रश्न पूछता है अक्सर। ठीक है, कुछ रचना और रचनाकार जो अक्सर पूछता है उसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप अपने नोट्स में लिखते जाएंगे। उसकी लिस्टिंग भी मैं आपकी पंक्ति वाली कविता के लिस्टिंग के साथ दे दूंगी। जैसे है जोइंदू। जोइंदू, इनको योगेंद्र भी कहते हैं। ठीक है, इनकी रचना है योग सार और परमात्म प्रकाश। और परमात्म प्रकाश। ठीक है, अगले जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं वो है मुनि राम सिंह। पूछता है अक्सर इन्हीं इनको भी। इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। ये सब अपभ्रंश भाषा की रचना है। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण रचनाकार हैं आपके धनपाल। इनकी रचना है भविष्यत कहा। ठीक, अगले पर आते हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ कुछ। अच्छा, ठीक है, अगले हैं जिन दत्त सूर्य, जिनका हमने नाम लिया था। उनकी रचना है उपदेश रसायन, ये हमने बाद में उसमें भी बात करी थी। अगले हैं लक्ष्मीधर। इनकी रचना है प्राकृत पैंगलम।
अगले हैं जैनाचार्य। मेरुतो। देखो मेरी राइटिंग पे मत जाना, इस पे बहुत स्पष्ट बन नहीं रहा है। ठीक। ठीक है। इनका है प्रबंध चिंतामणि। ठीक। एक और फेमस रचना है जो अक्सर पूछता है, अ, सोम प्रभु सूरी। सोम प्रभु सूरी की रचना है कुमार पाल प्रतिबोध। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको मैं यहाँ डिलीट कर दे रही हूँ फिर। ठीक। नहीं भी अगर नोट नहीं किया है तो पॉज करके नोट कर लेना। हम्म, आते हैं कुछ प्रसिद्ध जैन साहित्य की रचनाओं पर। ठीक है, वैसे तो हमने कुछ एकाक पढ़ी थी, जैसे श्रावकाचार हमने पढ़ा था। किसकी है ये? देवसेन की है। इम्पोर्टेंट है, कई विद्वानों ने इसको प्रथम रचना भी कहा है। अब कुछ नाम जो परीक्षा में आते हैं वो है मुनि सुमतिगढ़। सुमतिगढ़। ठीक है। इनकी रचना है नेमिनाथ रास। ठीक। अगले हैं कल्हड़। इनकी रचना है आबूरास। ठीक। अगले हैं देल्हड़। इनकी रचना है गया सुकुमार रास। है विजय विनय चंद्र सूरी। विनय चंद्र ये ना है सूरी। इनकी है नेमिनाथ चौपई। नेमिनाथ चौपई। ठीक है। ठीक। एक रचना है नेमिनाथ रास, वह मुन्नी सुमतिगढ़ की है। एक है नेमिनाथ चौपई जो विनय चंद्र सूरी की है। ठीक है। ये सब कुछ और प्रमुख रचनाएं हैं जो आपसे पूछता है। ठीक है। कुछ बचे हुए और रचनाओं की प्रॉपर लिस्टिंग मैं आपको पंक्तियों के साथ उसमें भी दे दूंगी। देखो कोड बनाना है, याद करना है, कोड बनाना है, याद करना है। अभी तक एटलीस्ट इतना अच्छा है कि यूपीएचएससी में बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना अलग बनाने के चक्कर में कुछ भी नहीं पूछ रहा है। ये चीज उसमें मुझे ठीक लगी है। तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं, थोड़ी बेसिक चीजें इसमें बहुत ज्यादा नहीं पूछना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। जैसे आप आजकल जो नेट में प्रश्न पूछ रहा है कि मशीन की आवाज कैसी बताई गई है, चिक चिक टिक टिक ठीक ठीक, मतलब मुझे इस तरह के प्रश्न मुझे सच में नहीं समझ में आते कि क्या बच्चों का कौन सा आईक्यू टेस्ट करना चाह रहे हैं इस तरह के प्रश्न बना करके। लेकिन ठीक है, नए प्रश्न बनाने की होड़ है, कठिन बनाने के लिए, कुछ अलग बनाने के लिए कहाँ से कोई प्रश्न लेकर के आएंगे उसको बनाने के लिए, इस तरह के प्रश्न हो सकता है बनाए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा आदिकाल। एक क्लास कल भी आ चुकी थी, एक क्लास अब आज हमने पढ़ा दी है। तो आदिकाल जो है वो बेसिक चीजें जितने भी हैं आदिकाल की वो हमने क्लास में पढ़ ली है, कॉन्सेप्ट के साथ भी और उसके फैक्चुअल प्रश्नों के साथ भी। और भी जितनी भी अगर कोई चीजें ऐसी भी हैं जो छूट गई हैं, वैसे मेरे समझ से तो नहीं छूटी हैं, लेकिन कोई छूट गई हैं तो उसको हम
प्रश्न आंसर सॉल्व करवाते वक्त भी हर एक बार एक चीज को उसमें भी लेकर के आने की कोशिश करेंगे। मंतव्य ये है कि कोई भी चीज कहीं से बचनी नहीं चाहिए आपकी परीक्षा के हिसाब से। ठीक है, तो क्लास आज इतनी ही रहेगी। सभी नोट सारी क्लास बैक टू बैक आप देखते रहें। ठीक है, जल्दी ही एक ऑनलाइन गूगल मीट भी होने वाला है। जब आप क्लास देखे रहेंगे तो हम उसमें डिस्कस कर सकेंगे कि अभी आपको क्या चाहिए, क्या पढ़ना है या क्या चीज और हम बेटर कर सकते हैं आपकी तैयारी के लिए। पूरा आप देखो, जो तैयारी करने वाला बच्चा है ना वो बेटर बता सकता है कि उसकी नीड क्या है। ठीक, तो मैं कोई प्रोफेशनल वे में नहीं पढ़ा रही हूँ कि मुझे कोर्स आप लोगों को पढ़ाना है, खत्म कर देना है। मैं अपने हर एक बच्चे के हिसाब से देखना चाहती हूँ कि आपकी तैयारी हो पा रही है कि नहीं। मैं कोई कोचिंग संस्थान वैसी नहीं हूँ फिलहाल। मैं बकायदा इंडिविजुअल रूप से आपको तैयारी करवा रही हूँ कि आप अपने लक्ष्य के लिए वैसे ही तैयारी कर सके जैसे मैंने तैयारी करी थी। तो जो मैंने जितनी भी तरह से तैयारी करी थी, जैसे भी पढ़ा था, जो भी मेरे नोट्स है, ये सारे नोट्स मैं जो आपको बना के भेजती हूँ, वो मैं अपने नोट्स से भेजती हूँ। मैं आपको दिखा सकती हूँ, मैंने जो नोट्स बनाया है, आज मैं नेक्स्ट चैप्टर का नोट्स बना रही थी, तो वो लेकर के बैठी थी। देख सकते हो, ये सब मैं अपने नोट्स बना करके भेजती हूँ। सारे मैंने बना रखे हैं, आपको दिख रहा होगा। आप देखो, सारे नोट्स जो मैंने बना रखे हैं, मैं इसी से बनाती हूँ। और नई चीजें इसमें ऐड करना चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं ऐड करूँ। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बुक है, किताब है जो मैंने आपको वन टू वन एक बार नगेंद्र पढ़ा दिया, एक बार शुक्ल पढ़ा दिया। देखिए, जब सारा सिलेबस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो हम उस पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले जरूरी है आपका समग्र रूप से तैयारी हो जाए। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हूँ। मेरी कोशिश यही है कि आप सभी तैयारियों से अपने संतुष्ट हों और अच्छी तैयारी करें और परीक्षा में कुछ अच्छा करके आएँ। अपना भी नाम रोशन करें और थोड़ा बहुत मेरा भी नाम रोशन करें, मुझे अच्छा लगेगा। तो आज यही क्लास करते हैं, आज छुट्टी तो नहीं थी लेकिन त्योहार है इसलिए क्लास थोड़ी कम है। अ, अगला मैं टॉपिक नहीं ऐड कर रही हूँ इसके साथ, नहीं तो फिर एक लंबी क्लास फिर हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में हम अ, इसके अलग कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है? तो समाप्त करते हैं, आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा करते हैं। आप सभी तैयारी करते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ हमेशा की तरह। शुक्रिया, और हाँ, नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। सभी को माता रानी आप पर कृपा बरसाएँ और आप सभी इस आपकी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लें। ठीक है? तैयारी करते रहिए आप सभी। शुक्रिया और शुभकामनाएँ।